आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि सभी वर्गों को समान रूप से लाभ नहीं पहुंचा पाई है। समावेशी विकास में बाधा बनने वाली प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और इस असमानता को दूर करने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय सुझाइए। ठीक है, इसका मतलब है कि इंग्लिश में इंडियाज़ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ नॉट बेनिफिटेड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इक्वली, कि जिस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इंडिया की, तो उसने हर सेक्शन को जो है इक्वली नहीं, मतलब सिमेट्रिकली नहीं फ़ायदा किया है। एनालाइज करना है मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंज को जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं, और सजेस्ट करना है हमें अप्रोप्रिएट मेजर्स, यानी कि उपयुक्त नीतिगत उपाय सुझाने हैं हमको, जिससे हम ये असमानता को दूर कर पाएँ। ठीक है, तो मॉडल आंसर, पिछले 2 दशकों में भारत ने उच्च जीडीपी वृद्धि दर, वैश्विक निवेश और तकनीकी प्रगति का अनुभव किया है। वैश्विक निवेश और तकनीकी प्रगति का अनुभव किया है। इसके बावजूद गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता और सामाजिक बहिष्करण जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। यह दर्शाता है कि आर्थिक वृद्धि समावेशी नहीं रही, यानी कि इंक्लूसिव नहीं रही। क्योंकि देखो, हमने पिछले कुछ सालों में, इवन दशकों में, पिछले 2 दशकों में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है, ठीक है, वो बढ़ता आया है। और हम ये देख रहे हैं कि हम जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत बढ़ गया है। तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल डिस्पैरिटी जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इवन सोशल एक्सक्लूजन भी अभी तक बना हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो डेवलपमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं समावेशी नहीं है, यानी कि इंक्लूसिव नहीं है, और हर समाज के तबके तक इसका जो लाभ है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप मेन बॉडी पे आओगे, जहाँ सबसे पहले क्या पूछा गया था कि क्या क्या समावेशी विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं। ठीक है, और उसकी जो है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस पूछे गए थे, यानी कि जो संरचनात्मक चुनौतियां होती हैं। तो क्या क्या होती हैं संरचनात्मक? सबसे पहले जॉबलेस होना, ठीक है, और कौशल विहीन वृद्धि, यानी कि स्किललेस ग्रोथ। तो देखो, जो जीडीपी ग्रोथ है ना, ये बहुत ज़्यादा जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं ना, वहाँ पर कंसंट्रेट होते हैं, यानी कि जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं वहीं से जीडीपी ग्रोथ सबसे ज़्यादा आता है। और जो श्रम गहन विनिर्माण सेक्टर होता है, यानी कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, और जो एमएसएमई होता है वो इतना नहीं बढ़ पाया है। अभी भी जो एमएसएमई है और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वो इतना नहीं बढ़ पाए हैं। युवा और कम कुशल श्रमिकों को पर्याप्त अवसर नहीं है। हम जानते ही हैं कि यूथ जो है इस टाइम पे उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले जॉबलेसनेस की बात करेंगे, है ना, और लैक ऑफ स्किल की बात करेंगे। उसके बाद हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व। ठीक है, तो यहाँ हमें ये बताना है कि देखो, इनफॉर्मल 90% जो वर्कफोर्स है, यानी कार्यबल है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही है, असंगठित क्षेत्र में ही है। और जैसे सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, जैसे हम गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, है ना, और जैसे देखो सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, न्यूनतम वेतन और कार्यस्थल सुरक्षा, यानी कि जो वर्क प्लेस सेफ्टी होती है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, विशाखा गाइडलाइन 2013 फॉलो नहीं होती है ना, कि जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वगैरह सेटअप होना चाहिए, और पूरी कन्वेंस की सुविधा होनी चाहिए, है ना। तो वो सब चीज़ें नहीं पालन होती हैं उसकी, यानी कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी नहीं है। मिनिमम वेजेस अभी भी डिस्पैरिटी की जाती है मेन और वुमेन में। सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, जैसे गिग इकोनॉमी हो गए या पूरा जोमेटो स्विगी वाले, ठीक है, तो उनका एग्जांपल दोगे। और लो प्रोडक्टिविटी एंड इनकम इंस्टेबिलिटी होती है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, तो आप इसकी बात करोगे। फिर आप कृषि संकट और ग्रामीण पिछड़ापन की बात करोगे, यानी कि जो सरप्लस लेबर है, बहुत ज़्यादा लेबर है हमारे पास, लेकिन एग्रीकल्चर में इनकम कम आती है। जैसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करते हैं, है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे बोला जाता है, उसकी भी आप यहाँ बात कर सकते हो। लैक ऑफ रूरल
नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे यानी कि ग्रामीण गैर कृषि रोजगार की कमी है, ठीक है। और अर्बन रूरल इनकम गैप जो है बहुत बढ़ गया है ना। जैसे हम अर्बन रूरल डिवाइड बोलते हैं, तो ये इनकम क्राइटेरिया में भी ये रूरल अर्बन डिवाइड देखने को हमें मिलता है। तो ऐसे हम अपने 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर हम और वो देख लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं। क्षेत्रीय असमानताएं, ठीक है, क्षेत्रीय असमानताएं, इसमें क्या है, विकास कुछ राज्यों और महानगरों तक सीमित है और पिछड़े राज्य, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्र वंचित हैं। देखिए रीजनल इनइक्वालिटीज़ ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि हम बहुत सारे मायनों में देखते हैं कि साउथ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, साउथ के स्टेट्स, और नॉर्थ नहीं है। और जितना पूरी नॉर्थ और साउथ है उतना नॉर्थ ईस्ट नहीं है ना। तो हम ऐसे कंपेयर करें तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत देखने को मिलती है। और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, ट्राइबल एंड बॉर्डर है, जैसे कि हम बीमारू स्टेट्स की भी बात करते हैं, है ना, पिछड़े राज्यों में हम बीमारू स्टेट्स को डाल सकते हैं। और ट्राइबल हो गया, जैसे मणिपुर एरिया हो गया, है ना, ये सब यहाँ पे बहुत पिछड़ापन है। एंड बॉर्डर रीजन्स रिमेन डिप्राइव्ड, बॉर्डर रीजन्स में बहुत सारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो वो लोग ना इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इंटरनल माइग्रेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना। इससे जो होता है अर्बन स्लम्स बहुत बढ़ते हैं, स्पेशली देखो जैसे मेट्रोपॉलिटन हो गया, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हम शिक्षा और स्वास्थ्य का पॉइंट रखेंगे सामने कि इसमें जो है असमान पहुँच है, यानी कि अनइक्वल एक्सेस है। जैसे कि देखते हैं हम सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं में जो है गुणवत्ता असमान होती है ना। क्वालिटी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में गैप रहता है। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल में यहाँ डाल सकते हो कि जो हाल ही में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसको बंद किया गया था, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में। फिर गरीब वर्ग निजी सेवाओं का खर्च वहन नहीं कर पाता है, ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है प्राइवेट में लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो मानव पूंजी निर्माण है वो भी बाधित होती है। उसके बाद लैंगिक और सामाजिक बहिष्करण की बात करते हैं, यानी जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन। हम देखते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है महिला का कम है ना। और जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक जो है इनकी भागीदारी कम है। सामाजिक गतिशीलता बाधित है, यानी सोशल मोबिलिटी भी हिंडर्ड है। उसके बाद ये सारे चैलेंजेस हमने देखे। अब हम देखते हैं पॉलिसी मेजर्स टू ब्रिज द गैप, ठीक है, यानी कि अंतर को समाप्त करने के लिए नीतिगत उपाय, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें रोज़गार पे ध्यान देना होगा, ठीक है। हमें किस पे ध्यान देना होगा, रोज़गार पे। तो रोज़गार सृजन और कार्यबल का औपचारीकरण औपचारीकरण, नौकरी के अवसरों में सुधार के लिए एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, है ना। कौशल कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया का विस्तार किया जाना चाहिए। अनौपचारिक श्रमिकों यानी कि जो इनफॉर्मल हैं और फॉर्मल हैं, है ना, जो इनफॉर्मल है उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करना चाहिए, है ना, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं उनका। फिर है सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को गति देना, ठीक है। जैसे कि एक आई थिंक कर्नाटक है या कोई स्टेट है जो अभी गिग इकोनॉमी के लिए सोशल सिक्योरिटी लेके आया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कर्नाटक ही है। तो आप उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि जैसे कर्नाटक ने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं पेंशन, ठीक है, और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा जैसी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल बनाओ, ठीक है। और जो मनरेगा है ना, इसको जो स्ट्रेंथन करो, इसकी जो है वेज बढ़ाओ। वित्तीय और डिजिटल समावेशन यानी कि फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं ना, ऐसे जब भी आप बनाना ना तो इस तरीके से जैम ट्रिनिटी, ठीक है, दिखाना है। फिर हम देखते हैं रूपी हो गया, यूपीआई हो गया के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग और ऋण सुलभता का विस्तार किया जाना चाहिए। सीमांत समुदायों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता, यानी कि देखो फाइनेंशियल लिटरेसी, यहाँ पे आप डिजिटल डिवाइड भी कीवर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग और क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, रुपए, यूपीआई, है ना। और इस तरीके से आप बताओगे। फिर है रिड्यूसिंग, जो प्रॉब्लम्स थी, अब देखो पॉलिसी मेजर्स वही होंगे कि आप सेम की रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करो, है ना, एजुकेशन हेल्थ केयर को बढ़ाओ, और जेंडर इक्वालिटी जो है रोजगार में लैंगिक समानता को बढ़ावा दो, इस तरीके से। और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे कि जो
भारत की आर्थिक वृद्धि ने समृद्धि उत्पन्न की है, यानी कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ जनरेटेड प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि। बट इट हैज़ नॉट बीन इक्विटेबल और इंक्लूसिव अनलेस द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इज मेड एम्प्लॉयमेंट सेंसिटिव। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए कीवर्ड है। ह्यूमन सेंटर्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमिक ग्रोथ विल नॉट ट्रांसलेट इनटू सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये 3-4 कीवर्ड है यहाँ पे देखते हैं। देखो, रोजगार संवेदनशील, मानव केंद्रित और पुनर्वितरणोन्मुख नहीं बनाया जाएगा, तब तक आर्थिक वृद्धि सामाजिक न्याय में परिवर्तित नहीं हो सकेगी। समावेशी विकास ही भारत के दीर्घकालिक और टिकाऊ विकास की कुंजी है। तो इस तरीके से आप जो है कंक्लूड कर दोगे अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था, तो हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम मेजर चैलेंजेस बताएंगे कि जॉबलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है फॉर्मल में नहीं है ना, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेज जैसी। फिर है हम कृषि संकट और ग्रामीण पिछड़ेपन की बात करेंगे। फिर हम क्षेत्रीय असमानताओं की बात करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानताओं की बात करेंगे, हर जगह एग्जाम्पल देते चलना है। ठीक है, लैंगिक और सामाजिक बहिष्करण की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या पॉलिसी लिए जाने चाहिए, तो वही चीज़ें है ना, एमएसएमई पे ध्यान दो, इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करना, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान देना, सामाजिक सुरक्षा पे ध्यान देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार, डिजिटल डिवाइड की बात करेंगे, अर्बन रूरल डिवाइड की बात करेंगे, है ना, रोजगार में लैंगिक समानता की बात करेंगे। उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ कंट्री वेयर डेप्रीविएशन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स, एक ऐसे देश में जहाँ वंचना अनेक रूप में विद्यमान है। ठीक है, वंचना जो है अनेक रूपों में विद्यमान है, वहाँ आर्थिक नीति का आरंभ मध्य बिंदु से नहीं बल्कि हाशिए से होना चाहिए। यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी शुड नॉट बिगिन नॉट फ्रॉम द सेंटर, शुड बिगिन नॉट फ्रॉम द सेंटर बट फ्रॉम द मार्जिन्स। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रेटजीज इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एलिविएशन की कंटेक्स्ट में आपको इस स्टेटमेंट को देखना है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन पे के मॉडल आंसर पे चलते हैं। सबसे पहले आप ना कोई इंट्रोड्यूस करोगे तो आप पॉवर्टी से रिलेटेड डाटा दे सकते हो। ठीक है, नीति आयोग का डाटा दे सकते हो, है ना, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन दे सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा इनोवेटिव तरीके से कर सकते हो। अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उससे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, महात्मा गांधी की कोटेशन, थोड़ी पॉवर्टी के बारे में बता के महात्मा गांधी की कोटेशन भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इज़ नॉट मियरली अ लैक ऑफ इनकम, तो इसने बताया यहाँ पर कि भारत में गरीबी केवल आय की कमी नहीं है बल्कि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक बहिष्करण और अवसरों की अनुपलब्धता से जुड़ी एक बहुआयामी वंचना है, यानी मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। ऐसे संदर्भ में यह कथन अत्यंत प्रासंगिक है कि आर्थिक नीति का आरंभ औसत नागरिक से नहीं बल्कि सबसे वंचित वर्गों से होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपने स्टार्ट कर दिया। बहुत तरह तरीके हैं स्टार्ट करने के, तो जो भी आपको सूट करे वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। मीनिंग ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्जिन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पहले मीनिंग समझाएंगे। क्वेश्चन में जो बात करी गई है कि सेंटर से नहीं मार्जिन से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, यानी हाशिए से आरंभ का तात्पर्य क्या है। पहला, अधिकार आधारित दृष्टिकोण, यानी गरीबी उन्मूलन को कल्याण नहीं बल्कि न्याय के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करना, लक्षित लेकिन समावेशी नीति। ठीक है, सेकंड पॉइंट है लक्षित लेकिन समावेशी, टारगेटेड हो लेकिन इंक्लूसिव हो, है ना, लास्ट माइल फर्स्ट, है ना, लास्ट माइल फर्स्ट हो, सिद्धांत पे काम करे, और टारगेटेड इंटरवेंशंस होने चाहिए, यानी सार्वभौमिक ढांचों के भीतर लक्षित हस्तक्षेप होना चाहिए। भारत, ये 2 पॉइंट हो गए। फिर भारत में वंचना के विविध रूप, देखो डाइवर्स फॉर्म ऑफ डेप्रीविएशन है ना। सबसे पहला होता है इनकम एंड कंजम्पशन बेस्ड, यानी कि आय एवं उपभोग आधारित वंचना। इसमें क्या होता है, जैसे कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो गई। ठीक है, अनस्टेबल इनकम होता है, जैसे गिग इकोनॉमी, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, इनकम डिस्पैरिटीज़ होती हैं रूरल अर्बन में, यानी कि ग्रामीण और शहरी गरीबों के बीच आय अंतर और अनौपचारिक रोजगार, अस्थिर आय। फिर मानव विकास से जुड़ी वंचना देखते हैं। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड डेप्रिविएशन कैसे होंगे, जैसे कि हम देखते हैं कुपोषण हो गया, है ना, और हाई
मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है, ड्रॉप आउट्स रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, लर्निंग आउटकम्स बहुत कम होती हैं, ठीक है, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर हम सोशल डिप्रीविएशन की बात करेंगे, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना, एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन कास्ट, ट्राइब, जेंडर या माइनॉरिटी, यानी कि जाति, जनजाति, लिंग और अल्पसंख्यक पहचान आधारित जो एक्सक्लूजन होता है, प्लस महिलाओं, दिव्यांगों, प्रवासी श्रमिकों के साथ होता है। फिर क्षेत्रीय वंचना की बात करेंगे, रीजनल डिप्रीविएशन की। इसमें क्या है, जैसे आकांक्षी जिले हो गए, पूर्वोत्तर, आदिवासी, सीमावर्ती क्षेत्र, यहाँ पे पिछड़ापन देखा जाता है। क्षेत्रीय फोकस, रीजनल फोकस, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के साथ स्टार्ट करना, सकारात्मक उदाहरण हाशिए से नीति का, ठीक है। फिर भारत की गरीबी उन्मूलन रणनीतियों का मूल्यांकन। देखो, हम वो क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अब हमें इवैल्यूएशन करना है कि इंडिया की पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी का कि मूल्यांकन क्या होगा इसका। तो पहला हम खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, फूड ग्रेन्स, है ना, यहाँ पे हम पुअर लोगों को दे रहे हैं पीडीएस के माध्यम से। पोषण अभियान की बात करेंगे, कुपोषण से लड़ने का प्रयास जिसके द्वारा हम कर रहे हैं, और गुणवत्ता, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और व्यवहार परिवर्तन पर सीमित प्रभाव की बात करेंगे। इसकी लिमिटेशन यही है कि देखो, इसकी जो क्वालिटी हो गई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए और बिहेवियर चेंज हो गए, ये इसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अन्य लिमिटेशंस भी आप लिख सकते हो, जैसे लीकेज वगैरह, जो पीडीएस लीकेज हो जाता है तो उसके लिए कंप्यूटराइजेशन, है ना, शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन, ये सब चीज़ें। फिर आएगा आजीविका और रोजगार, तो इसमें मनरेगा की बात करेंगे, ठीक है, और ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित रोजगार यानी कि डिमांड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, और सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, और दीनदयाल जो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है, वो। फिर है सीमा शहरी गरीबों के लिए समान सुरक्षा जाल का अभाव, है ना, यानी कि सीमा क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ सिमिलर सेफ्टी नेट फॉर द अर्बन पुअर। जैसे कि हम रूरल पुअर को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस तरीके से अर्बन पॉवर्टी पे वैसा सुरक्षा नेट नहीं, यानी सिक्योरिटी नेट नहीं है। फिर है वित्तीय समावेशन, जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे तो हम जनधन योजना की बात करेंगे, डीबीटी की, जेम ट्रिनिटी की। लीकेज कम, है ना, लाभ सीधे हाशिए तक पहुँचे, है ना, तो डीबीटी 2013 में आया था, इसका बहुत बड़ा एक रोल है इस चीज़ में, ठीक है, कि जो लाभ है वो हाशिए तक पहुंच पाए, है ना। तो यहाँ पे ई गवर्नेंस का भी बहुत बड़ा रोल आता है ना, यहाँ पे हम वो भी मेंशन कर सकते हैं, ई गवर्नेंस हो गया। फिर है आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, और हाल ही में जो है हरियाणा और एक और स्टेट है, वहाँ पे ना एक कोई सर्विस एक्ट करके आया है, तो उसमें जो है पब्लिक सर्विस डिलीवरीज पे बहुत ध्यान दिया जाता है। मतलब वो एक राइट बेस्ड एक्ट हो गया एक तरह से, तो उसका भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। फिर आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य व्यय से सुरक्षा, है ना, और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो गया। फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हो गया, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, और इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ है और इसकी कवरेज है, ठीक है। तो आपको मेनली ना यहाँ पे कुछ स्कीम्स आपको दिमाग में रखनी, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है भाई, ठीक है, एनएफएस से, पीडीएस हो गया, पोषण हो गया, आप एफसीआई के भी बारे में भी लिख सकते हो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एमएसपी की भी यहाँ पे बात कर सकते थे, ठीक है, एमएसपी की भी बात कर सकते थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, एफपीओस की बात कर सकते थे, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। फिर हम अगर आजीविका, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मनरेगा, इनके अलावा भी आप बहुत चीज़ों की बात कर सकते हो। अर्बन में बोले तो हम उसकी बात कर सकते हैं, वो एक कौन सा मिशन था वो, जो स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जा रहा था, ठीक है, 10,000 रुपये का, अब उसको टाइम पे वो भर रहे हैं तो 10,000 और बढ़ा दिया गया है, 20,000, ठीक है, तो वो स्कीम हो गई, है ना। तो इस तरीके से आप और भी लाइवलीहुड से रिलेटेड और भी पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर हो गया हमारा डिजिटल इंक्लूजन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसकी बात हम करेंगे। फिर हाउसिंग की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर कंक्लूड कर देंगे, इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, एक मिनट, कंक्लूड कर देंगे कि एक पॉजिटिव नोट पे कर देंगे कि देखो जो भारत है ना, माना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा
बहुत विभिन्न प्रकार की डेप्रीविएशन देखने को मिलती है जो कि इंटरकनेक्टेड है, यानी अंतर संबंधित है, पीढ़ीगत है, इंटरजनरेशनल है। और इकोनॉमिक पॉलिसी मस्ट बिगिन नॉट विद द एवरेज बट विद द मोस्ट वल्नरेबल, यानी कि औसत से नहीं बल्कि सबसे कमज़ोर से होना चाहिए। यहाँ पे आप सर्वोदय का कंसेप्ट यूज़ कर सकते थे कि अगर हम इंक्लूसिवली डेवलपमेंट करेंगे तो जो सर्वोदय का कंसेप्ट है ना, यानी सबका उदय, उसको भी हम स्पिरिट में फॉलो कर पाएंगे। जब नीति का केंद्र हाशिया बनेगा तभी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय और गरिमामय जीवन में रूपांतरित हो सकेगी। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है कि भारत द्वारा हाल ही में लागू किए गए 4 नए श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रम सुधारों के महत्व का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो 4 नए श्रम संहिता के अंतर्गत श्रम सुधार आए हैं ना, इनका हमें मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉडल आंसर में आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इंट्रोड्यूस करोगे कि भारत में श्रम कानून लंबे समय से जटिल, बिखरे हुए और औपनिवेशिक विरासत से ग्रस्त रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेटते हुए 4 नई श्रम संहिताएं यानी लेबर कोड लागू किए हैं। तो 29 थी, ठीक है ना, कानून, उनको मिला के कितने कर दिए गए, 4। तो कोड ऑन वेजेस 2019, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 यानी औद्योगिक संबंध संहिता, फिर सोशल सिक्योरिटी कोड यानी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता 2020। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये हैं वो चारों कोड जिनको मिला के ये जो 29 को मिला के 4 बनाए गए हैं। फिर इनका उद्देश्य जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ श्रमिक कल्याण को संतुलित करना भी है, यानी कि वर्कर्स वेलफेयर की भी बात करते हैं। ठीक है, फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर रिफॉर्म यानी श्रम कानूनों का महत्व। तो सबसे पहले हम महत्व बता देंगे। देखो, सबसे मेन चीज़ है ना कि अगर बहुत सारे कानून होंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो तभी जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, तभी लोग फॉर्मल नहीं होना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचीदी प्रोसेस होता है वो। ठीक है, पेचीदा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए कानूनों का सरलीकरण करोगे तो एकीकरण करोगे, सरलीकरण यानी कि कंसोलिडेशन करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो इसके द्वारा उसका सिंप्लीफिकेशन हुआ, कंप्लायंस सरल हुआ, जिससे उद्योगों पर प्रशासनिक बोझ कम हुआ। ठीक है, तो प्रोसीजरल लोकजैम जो है एक कोडवर्ड है, कीवर्ड है, प्रोसीजरल लोकजैम से बचे, है ना, या प्रशासनिक बोझ भी कम हुआ। फिर वेतन संहिता जो न्यूनतम जीवन स्तर की ओर, देखो राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की अवधारणा को सुदृढ़ किया गया है। ठीक है, और जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात हम करते हैं, यानी कि लैंगिक समानता की बात करते हैं ना, कि मेन और वुमेन का सेम वेतन होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया गया है। बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी की गणना के लिए वेतन की स्पष्ट परिभाषा को भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ठीक है, इसमें क्या है, औद्योगिक संबंध संहिता में 300 तक कर्मचारी वाली इकाइयों को बिना सरकारी अनुमति के छंटनी की छूट, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को वैधता जिससे औपचारिक रोजगार बढ़ने की संभावना। ठीक है, और ट्रेड यूनियन जो है इसको पंजीकरण मान्यता हेतु स्पष्ट ढांचा। तो इसमें क्या किया गया, देखो जहाँ पे भी 300 एम्प्लॉयज़ हैं, 300 तक एम्प्लॉयज़ हैं, वो अलाउड हैं टू ले ऑफ वर्कर्स विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के। ठीक है, फिर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं उसको लीगलाइज किया गया, और पोटेंशियली इंक्रीजिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, जो फॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि जो औपचारिक जो सेक्टर होगा, क्षेत्र होगा, वो बढ़ेगा। क्लियर फ्रेमवर्क जो है रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन के लिए ट्रेड यूनियन के लिए भी सेटअप किया गया। फिर हम देखेंगे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। तो यहाँ पे क्या, असंगठित, गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स, है ना, को पहली बार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। ESIC, EPFO जैसी योजनाओं का दायरा विस्तृत किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी प्रावधान किया गया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एक और है वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ। यहाँ पे क्या है कि जो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज वगैरह होती है ना, जैसे कि जैसे खदान हो गया, निर्माण फैक्ट्री, है ना, यहाँ पे सुरक्षा मानकों का स्टैंडर्डाइजेशन होगा।
महिलाओं को रात्रि पाली में काम की अनुमति सुरक्षा शर्तों के साथ, जैसे कि विशाखा गाइडलाइन की बात करी। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण व लाभ। समालोचनात्मक पक्ष, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाम ईज ऑफ लिविंग फॉर वर्कर्स। सुधारों का झुकाव नियोक्ता केंद्रित प्रतीत होता है। रोजगार सृजन की उम्मीद के बदले रोजगार की गुणवत्ता, ठीक है, कमजोर होने की आशंका। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब देखो इसकी हम ना वो करते हैं, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स इसका देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो गया ना कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो वो उसकी लड़ाई हो जाएगी किस चीज़ से, ईज ऑफ लिविंग फॉर वर्कर से, यानी कि ये दोनों वर्सेज हो जाएंगे, यानी कि बनाम हो जाएंगे। कैसे, देखो जो ये हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, जो हम ये सब 4 कोड लेके आए, तो ये ना एम्प्लॉयर सेंट्रिक है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ना, जैसे कि जो नियोक्ता है ना, वो नियोक्ता केंद्रित हो गया, ठीक है, और जो इम्प्लॉई है ना, उसका उतना फ़ायदा उसमें नहीं हो रहा है। तो एक तो ये इसका हो जाएगा पॉइंट। फिर दूसरा है निरीक्षण व्यवस्था का कमज़ोर होना, यानी कि इंस्पेक्शन सिस्टम कमज़ोर, ठीक है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की अवधारणा में निरीक्षण की दंडात्मक शक्ति कम, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इससे हमें देखने को मिलती है। फिर और क्या क्रिटिसिज्म है इसका, ये भी देख लेते हैं। इसका और क्रिटिसिज्म है कि थर्ड पॉइंट है कि देखो हड़ताल के अधिकार पर अत्यधिक नियंत्रण। देखो एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है राइट टू स्ट्राइक के, कि 60 दिन का जो है पहले नोटिस दो, यानी कि अनिवार्य है 60 दिन का पहला नोटिस दो। उपयोगिता सेवाओं के बाहर भी सीमाएं हैं, यानी कि जो यूटिलिटी सर्विस है ना, उसके बाहर भी लिमिटेशंस हैं। दिस इज़ कंसिडर्ड कॉन्ट्रेरी टू ILO कन्वेंशंस, है ना, ये ILO कन्वेंशंस के विपरीत है, ठीक है। फिर ठेका और अस्थायी रोजगार को बढ़ावा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे हम देखते हैं ना एम्प्लॉयमेंट होती है, और टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, इसको बढ़ावा दिया गया है। जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को वैधता दी गई, अभी हमने देखा है ना, जिससे कि फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। रोजगार स्थायित्व में कमी, हायर एंड फायर वाली संस्कृति को बल दिया गया है, ठीक है। तो ये ना लॉन्ग टर्म में ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। फिर है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार नहीं बल्कि विकल्प। देखिए सोशल सिक्योरिटी ना एक ऑप्शन की तरह देखा गया है, एक ऑप्शन की तरह देखा गया है, ना कि एक अधिकार के तौर पे, ठीक है। फिर अधिकांश प्रावधान इनेबलिंग नेचर के हैं, ठीक है। लाभों की अनिवार्यता नहीं है, केवल सरकार बना सकती है, जैसे भाषा। इससे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कमज़ोर, यानी कि जो वेलफेयर स्टेट की बात हम करते हैं ना, वो इससे कमज़ोर होती है, क्योंकि जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, वो मैंडेटरी नहीं बनाए गए, क्योंकि उसने ये लिख दिया कि गवर्नमेंट मे प्रोवाइड, है ना, यानी कि सरकार बना सकती है, ये नहीं कि सरकार को बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया कि इससे वेलफेयर स्टेट का तो पूरा जो कंसेप्ट है वही आप ख़त्म कर दे रहे हो। फिर है अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की सीमित सुरक्षा, यानी कि पंजीकरण आधारित लाभ। सबसे पहले देखो जो लिमिटेड प्रोटेक्शन है ना, जो इंटर स्टेट यानी कि अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक है ना, इनके बारे में ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कि मिलियंस ऑफ वर्कर जो है एक्सक्लूड कर दिए गए ड्यू टू इनफॉर्मेलिटी, है ना। इनफॉर्मल सेक्टर में इतने मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं, ठीक है। लेसन्स फ्रॉम क्राइसिस, जैसे कोविड, ये इसको ठीक से दिखाया नहीं गया कि कोविड-19 जैसे संकट से मतलब सबक लेके पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया। फिर है न्यायिक उपचार की प्रक्रिया जटिल। हमें पता ही है कि जो रिड्रेसल प्रोसेस होगा जुडिशियल, वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो विवाद समाधान तंत्र में, यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ओवर रिलायंस ऑन ट्रिब्यूनल्स, है ना, ट्रिब्यूनल से बहुत ज़्यादा निर्भर होना, और जो है एक्सेस टू जस्टिस डिफ़िकल्ट फॉर पुअर वर्कर्स, है ना, जो गरीब हैं वर्कर्स, वो उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है जस्टिस का, है ना। फिर हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, अब हमने देख लिया सब कुछ, वो देख लिया हमने, चारों जो कोड थे उनके बारे में पढ़ लिया, है ना, चैलेंजेस देखे। कंक्लूजन होगा कि जो चारों नए लेबर कोड आए ना, देखो बहुत सिग्निफिकेंट है वो, और बहुत अच्छा एक संरचनात्मक स्टेप है, वो कदम है ना, लेबर रिफॉर्म्स की तरफ, यानी कि
श्रम सुधारों की ओर एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक कदम है जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट को तो बूस्ट करेगा ही, फॉर्मलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा, यानी कि औपचारीकरण और उत्पादकता को बढ़ावा दे सकती है। किंतु यदि श्रमिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और संघीय संतुलन की चिंताओं को दूर नहीं किया गया तो ये सुधार समावेशी विकास के लक्ष्य से भटक सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखो, आप जो वर्कर प्रोटेक्शन है इस पे अगर ध्यान नहीं दोगे, सोशल जस्टिस पे, फेडरल बैलेंस पे ध्यान नहीं दोगे, तो ये अपने गोल से जो है डेविएट हो जाएंगे। इसीलिए आपको एक संतुलित, संवेदनशील और सहभागी क्रियान्वयन ही इनकी सफलता की कुंजी है, यानी कि बैलेंस्ड, सेंसिटिव एंड पार्टिसिपेटरी इम्प्लीमेंटेशन इज द की टू देयर सक्सेस। तो ऐसे आपको कंक्लूड कर देना है। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे आपको कंक्लूड कर देना है। देन फिर क्वेश्चन 4 देखते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन अनइवन इन इंश्योरिंग जॉब क्रिएशन एंड इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्कस द स्ट्रक्चरल इश्यूज कंट्रीब्यूटिंग टू द इनइक्वालिटी एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स। भारत की जो आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन है और सामान्य आय वितरण सुनिश्चित करने में असमान रही हैं। ठीक है, यानी कि भारत की आर्थिक वृद्धि जो है ये ना ये रोजगार सृजन और समान आय वितरण की बात जब इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की करती हूँ तो ये असमान रही है। इस असमानता में योगदान देने वाले संरचनात्मक मुद्दों की विवेचना कीजिए। और सुधारात्मक उपाय समझाइए। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इंट्रोड्यूस करना है, हमें बताना है कि देखो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाली, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और सर्वाधिक तीव्र गति से विकास करने वाला देश है, यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इंडिया जो है अगर प्रॉस्पेरस फ्यूचर अपना चाहता है तो उसको अपनी जो है इनकम इनइक्वालिटी का जो एक जो मेनेस है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और इसके लिए उसे क्या करना होगा, भारत को एम्प्लॉयमेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल एक तैयार करना होगा कि ऐसा डेवलपमेंट मॉडल जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हो। और लॉन्चिंग अ वॉर, और एक जो है वॉर हमें लॉन्च करना होगा भारत को, किसके खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, है ना। कैसे करेंगे, एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे वॉर फुटिंग पे, है ना, एड्रेस करेंगे सारे रीजंस को। और जो टाइम है वो आ चुका है कि जब इनइक्वालिटी जो है अब इग्नोर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया, लेकिन आप ये ऐसे स्टार्ट कर सकते हो ये क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर किसी डाटा के साथ स्टार्ट कर सकते हो। जब पॉवर्टी आई एम सॉरी जब पॉवर्टी वाला पॉइंट आए तो वहाँ पे आप डाटा डालोगे, नीति आयोग का डाल सकते हो, वर्ल्ड बैंक का डाल सकते हो, है ना, इकोनॉमिक सर्वे का डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना है। देन अब हम मेन कॉज बात करते हैं कि जो इनकम इनइक्वालिटी है, यानी कि जो आर्थिक असमानताएं हैं, आर्थिक असमानताओं का कारण क्या है ना। सबसे पहले है लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, कम कर जीडीपी अनुपात। देखो जो इंडिया है ना, इंडिया में सिर्फ लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं है। ठीक है, बाकी अदर ये जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया जो है मिडिल इनकम कंट्री आती है, तो बाकी अगर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की तुलना में हम देखें तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम तो है ही, लेकिन ये यहाँ पे एक रिग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर है ना। जैसे कि हम जीएसटी हो गया, इसे हम रिग्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, वेयर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कंट्रीब्यूट करते हैं 1/3 ऑफ द ऑल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। फर्दर मोर डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑल्सो नॉट वेरी प्रोग्रेसिव। देखो पढ़ा होगा आपने रिग्रेसिव टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स, तो जो जीएसटी है ना, जिस तरीके से उसको हम रिग्रेसिव बोलते। तो यहाँ पे भारत में न केवल अन्य मध्यम आय वाले देशों की तुलना में कर जीडीपी अनुपात कम है, परंतु यहाँ यानी कि बल्कि एक प्रतिगामी कराधान संरचना भी है, जहाँ पे अप्रत्यक्ष कर लगभग सभी कर राजस्व संग्रह का 1/3 योगदान करते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर भी बहुत प्रगतिशील नहीं है। ठीक है, मुद्रास्फीति, आर्थिक समानता में मुद्रास्फीति भी एक योगदान कारक है।
बढ़ती कीमतें कम आय वाले लोगों के लिए जीवन यापन की लागत को बनाए रखना मुश्किल बना देती हैं। देखो इन्फ्लेशन एक नेक्स्ट पॉइंट यानी मुद्रास्फीति, तो हम जानते हैं कि इससे जो होता है ना कि एक वे ऑफ लाइफ है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इन्फ्लेशन जो है बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, ठीक है। और जो हाई इनकम अर्नर्स होते हैं यानी कि जो अच्छा कमाते हैं, ठीक है, अधिक कमाते हैं, उनका जो है अफोर्डेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को अच्छे से वो अवेल कर पाते हैं। तो मुद्रास्फीति का पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा हमने कर टू जीडीपी रेशियो देखा, और कर चोरी यानी कि टैक्स इवेजन, ठीक है। तो भारत की भ्रष्ट अर्थव्यवस्था में कर चोरी एक अन्य कारक है जो वित्तीय समानता को जन्म देता है, ठीक है। तो टैक्स इवेजन वाला पॉइंट लिखेंगे कि बहुत सारे वेल्दी इंडिविजुअल्स ऐसे यानी कि धनी व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनकी एंड कंपनीज आर एबल टू इवेड पेइंग टैक्सेस और पे ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट दे ओ, ठीक है। तो जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जहाँ गरीबों को और अधिक नुकसान हो जाता है ना। तो हम ये बात करेंगे कर चोरी वाली चीज़, है ना। फिर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, वीक गवर्नेंस की, अंडर एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, यानी कि रोजगार का अभाव, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बड़ा एक रीज़न है जो इनकम इनइक्वालिटी यानी कि जो हम आय असमानता की बात करते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो अनएम्प्लॉयड है ना, तो इकोनॉमिक गैप जो है रिचर पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वाइड हो जाएगा। और ये देखा जा सकता है इंडिया की जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसको देखते हुए। फिर कमज़ोर प्रशासन भ्रष्टाचार की बात करेंगे हम, जो वीक गवर्नेंस होती है ना, भ्रष्टाचार हो गया, कमज़ोर कर नीति यानी कि वीक टैक्स पॉलिसीज़ हो गई, और सोशल सिक्योरिटी नेट जो होता है यानी कि सामाजिक सुरक्षा जाल, इसमें कमी है ना, असमानता भी बढ़ गई है। फिर है अल्प रोजगारी यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अल्प रोजगारी आय असमानता को बढ़ाने में एक भूमिका अहम निभाती है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्कर्स हैं जो अंडर एम्प्लॉयड हैं यानी कि जितना उनको अर्न करना चाहिए, है ना, जितना उनको एंगेज होना चाहिए उससे कम टाइम के लिए वो एम्प्लॉयड है। और इसकी वजह से जो है पॉवर्टी जो है बढ़ेगी। तो फिर बदलती तकनीक की बात करेंगे हम कि देखो चेंजिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, वैश्वीकरण हो गया, है ना, तकनीकी प्रगति ने कुछ समूह के लिए नए अवसर पैदा किए जबकि अन्य को पीछे छोड़ दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर पूंजी के मालिकों को राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, इसकी वजह से नई नई अवसर जो है प्राप्त हुए बहुत सारे ग्रुप्स को, और कुछ ग्रुप्स जो है पीछे छूट गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक नया गैप इमर्ज हुआ, है ना। और इसी तरीके से इनइक्वालिटी को बढ़ाया गया। फिर है वे फॉरवर्ड यानी आगे की राह। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि देखो रेवेन्यू कलेक्शन अगर आपको बढ़ाना है, देखो जो जो प्रॉब्लम्स थी अब उसी को हम वे फॉरवर्ड में लिखेंगे कि जैसे जो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि रिग्रेसिव टैक्सेशन है, तो अब रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाओ लेकिन प्रोग्रेसिव मैनर में बढ़ाओ, ठीक है। फिर सरकार सभी मौजूदा रिक्तियों को भरकर और स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा में जो है खर्च करे और नौकरियां भी पैदा करे। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं जैसी नौकरियों की गुणवत्ता में भी पर्याप्त वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों के साथ सुधार की आवश्यकता है। फिर है प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने की आवश्यकता है जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सभी वंचित वर्गों को बिना भ्रष्टाचार के प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और आंगनबाड़ी वर्कर और जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं यानी कि आशा वर्कर्स होते हैं, इनके वेजेस में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और जो टैक्स सिस्टम है इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो जो जीएसटी रिजाइम है वो थोड़ा सा अनइक्वल करता है यानी कि असमान वितरण को बढ़ावा देता है, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे कैसे कि हम बताएंगे कि देखो भारत जो है सबसे जनसंख्या वाला देश है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना। और इंडिया जो है प्रोस्पेरस अगर बनना चाहता है तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि यदि भारत भविष्य को समृद्ध बनाना है या फिर विकसित भारत बनना चाहता है 2047 तक, ठीक है। तो विकसित भारत की जो विजन है भारत की, अगर उसको वो अचीव करना चाहता है तो इसके लिए हमें बहुत सारे
अलग अलग अप्रोच लेने पड़ेंगे, जैसे कि रोजगार आधारित विकास के पैटर्न को अपनाने की आवश्यकता है, उपयुक्त वर्णित कारणों पर युद्ध स्तर पर रणनीति बनाकर गरीबी के विरुद्ध जंग छोड़ने की आवश्यकता है, और असमानता को अधिक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे सारा चारों क्वेश्चन डिस्कस हो गए। आई होप कि आप लोग इसके आंसर्स अच्छे से लिखो।